हेलो गाइस। अभी तक हमने कॉलम में देख लिया था कॉलम का क्लासिफिकेशन और कॉलम का डिज़ाइन, कॉलम के डिफिनीशंस वगैरह, मींस जो बेसिक चीज़ें थी कॉलम में हमने देख लिया था। आज हम इसके कुछ टर्म जो कि डिज़ाइनिंग में और इसके जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। और कुछ कोडल प्रोविज़न में देखेंगे, ठीक है, कि कोडल प्रोविज़न क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि कॉलम में अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है या सर्कुलर सेक्शन है तो इसमें रीइंफोर्स्ड वगैरह कितने प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिंग लॉन्गिट्यूडनल है या लेटरल जो बार्स डाली जाती हैं उनके डायमीटर कितने होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्टली देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉलम, कॉलम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होने वाले, important terminology of column। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉलम, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बता दिया था कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, उसके बेस पर कॉलम का क्लासिफिकेशन भी करा था, ठीक है। और लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी बता दिया था, ठीक है। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या था, लीस्ट लेटरल डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्टली लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है कि जो कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बीम के नहीं कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो बिट्स या डेप्थ प्रोवाइड करी जाती है, बिट्स और डेप्थ प्रोवाइड की जाती है, उन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होता है वही होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो कैसे उसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है कि कॉलम के क्रॉस सेक्शन, कॉलम के क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मीन्स बिट्स और डेप्थ, बी और डी, ठीक है, बिट्स और डेप्थ की बात कर रहे हैं में, या कॉलम के क्रॉस सेक्शन की यानी बिट्स डेप्थ की मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू वाले टर्म होते हैं जैसे बिट्स या डेप्थ, जो मिनिमम वैल्यू होगी उस टर्म को क्या कहते हैं, लीस्ट लेटरल डायमेंशन को लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन देखें, अगर एग्जांपल के लिए जैसे ये कॉलम है हमारा, क्रॉस सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है कोई, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। तो ये बिट्स मान लेते हैं बी है, ठीक है, और ये डेप्थ डी है, ठीक है। तो अगर बी की वैल्यू मान लो 200 mm है, ठीक है, और डी की वैल्यू है 300 mm, तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना होगा, 200 mm मिनिमम वाली वैल्यू, ठीक है, 200 mm होगी इसकी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो देख लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, इट इज़ द स्लेंडरनेस रेशियो को डिफाइन करना हो तो लिखेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी लीस्ट लेटरल डायमेंशन टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो स्लेंडरनेस रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। स्लेंडरनेस रेशियो को डिफाइन करते हैं लेमडा से, लिखेंगे क्या, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है।
तो ये लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, अपान मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो आर मिनिमम को डिनोट करेंगे, आर मिनिमम को डिफाइन करना हो तो कि आर मिनिमम को डिफाइन कैसे करेंगे, तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन करने के लिए ये होता क्या है, होता है आई रूट में आई मिनिमम यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान एरिया, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। आई को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो आई मिनिमम को लिखेंगे, रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो लिखेंगे बी डी क्यूब बाई 12, ठीक है, बी डी क्यूब बाई 12। तो डी इसमें मिनिमम वाला लेंगे, ठीक है, डी मिनिमम वाला, सॉरी हाँ ठीक, यानी डी मिनिमम वाला लेंगे और बी ग्रेटर वाला, तभी तो मिनिमम आई मिनिमम आएगा। अगर यही चीज़ अगर सर्कुलर कॉलम होगा या हेलिकल कॉलम होगा तो यहाँ पर लिखेंगे आई मिनिमम इजकल टू पाई डी की पावर 4 अपान 64, पाई डी की पावर 4 अपान 64, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे एरिया का होगा, एरिया अगर रेक्टेंगुलर है तो बी इंटू डी होगा, अगर सर्कुलर होगा तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो एरिया को कैसे लिखेंगे, ये आई मिनिमम है किसके लिए, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन के लिए, पाई डी, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सर्कुलर सेक्शन के लिए, ठीक है, और ये एरिया होगा ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन के लिए, और ये एरिया होगा किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पर अभी देखा लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है, बता दिया कि क्रॉस सेक्शन में जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन होगा, अगर इस रेक्टेंगुलर है क्रॉस सेक्शन तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी। अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसमें डायमीटर को ले लेते हैं, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो को बता दिया लीस्ट लेटरल डायमेंशन टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ कोडल प्रोविज़न को देख लेते हैं। जब डिज़ाइन करते समय इन चीज़ों का ध्यान रख के डिज़ाइन करा जाएगा, ठीक है। यानी कुछ कोडल प्रोविज़न को देख लेते हैं। कोडल प्रोविज़न ऑफ कॉलम, कोडल प्रोविज़न फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम, कोडल प्रोविज़न फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कॉलम। कॉलम को की डिज़ाइनिंग करते समय क्या क्या कोडल प्रोविज़न, क्या क्या कोड से हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यानी क्या क्या चीज़ें कोड से को फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्टली तो मिनिमम रीइंफोर्स्ड होता है, यानी कॉलम में जो सरिया डालते हैं या रीइंफोर्स्ड कराई जाती है कितना होती है, मिनिमम होता है 0.8% ऑफ ग्रॉस डाया, ठीक है, सॉरी ग्रॉस एरिया, यानी मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है 0.8%, किस चीज़ का 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, आप ग्रॉस एरिया या जो कॉलम का है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैक्सिमम एरिया क्या होगा, मिनिमम एरिया बता दिया। अब देख लेते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन जो होता है सर्कुलर हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इस क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, मिनिमम लेंगे हम 0.8% क्रॉस सेक्शन का। सेकेंड चीज़ जो मैक्सिमम एरिया इसमें प्रोवाइड करते हैं रीइंफोर्समेंट का या सरिया जो प्रबलित करते हैं, कितना, मैक्सिमम 6%, ठीक है, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। ये हो गया मिनिमम 0.8%, मैक्सिमम होगा 6%, ठीक है। नेक्स्ट चीज़
इसमें अगर कोई भी रेक्टेंगुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है, उसमें कितना कम से कम स्टील को डालना होता है, कितना सरिया डालनी होती है, जो अगर कॉलम रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। उसको देख लेते हैं। ये है क्या, ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या रेक्टेंगुलर मान लेते हैं इसे। और इस इधर बना लेते हैं हम, इधर हम बना लेते हैं, ये है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, ये सर्कुलर है। तो इसमें देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा कॉलम है जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट मीन्स कम से कम सरिया प्रबलित करते हैं, जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितने रखेंगे, 4 बार रखेंगे, ठीक है, कितने, 4 बार, ठीक है। और अगर सर्कुलर की बात करें तो इसमें हम कम से कम 6 बार रखते हैं, ठीक है, मिनिमम कितना रखते हैं, 6 बार, 6 बार, मिनिमम 6 बार रीइंफोर्स करते हैं, या इसमें जो सरिया की मात्रा डाली जाती है कम से कम 6 बार डालते हैं, 1 2 3 4 5, कम से कम 6 बार डालते हैं। और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो कम से कम 4 बार डालते हैं, ठीक है। ये कॉलम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, उसके बाद हम देख लेते हैं स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करी जाती है जो लेटरल टाइज होती हैं। लेटरल टाइज की यानी कि जो ये इन रीइंफोर्स्ड को, इस सरिया को जो डाल देते हैं इसमें, इसको बांध के रखते हैं, यानी ऐसे होती है, जो ये होती है, ठीक है, ये। तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसका डायमीटर भी हमें पता होना चाहिए कि कितना रखा जाता है, ठीक है। और इसमें ये होती है पिच, ठीक है, इन रीइंफोर्समेंट को बांधने के लिए ये एक से इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच, ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, पिच। देख लेते हैं इसमें। तो अब मैंने बताया कि जो डायमीटर और स्पेसिंग किसके बारे में, लेटरल टाइज के बारे में, जो लेटरल रीइंफोर्स करी जाती है, लेटरल टाइज, ठीक है, डाली जाती है, ठीक है, इनका मिनिमम कितना डायमीटर होना चाहिए और स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, यानी क्या देखने जा रहे हैं, डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज। डायमीटर यानी डायमीटर किस चीज़ का, रीइंफोर्स्ड का, जो सरिया उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, प्रबलित कर रहे हैं। डायमीटर एंड स्पेसिंग दोनों के बारे में देख लेते हैं यहीं पर। डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज, ठीक है, ऑफ लेटरल टाइज। डायमीटर एंड लेटरल टाइज ऑफ डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज। तो देख लेते हैं फर्स्टली डायमीटर के बारे में, यानी डायमीटर आप टाई बार का देख लें। डायमीटर जो टाई होगा यानी 5, ये टाइज के बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, या यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल का डायमीटर है, लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर रहेगा, उसका 1/4 कम से कम होना चाहिए, कम से कम 1/4 ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार या लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डाया। सेकेंड चीज़, या तो 6 mm या तो 6 mm, इन दोनों में से, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी इन दोनों में से जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी उसको एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। यानी 1/4 जो लॉन्गिट्यूडनल बार डाला गया है उसके डायमीटर का 1/4 या 6 mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें दोनों में से मैक्सिमम वाली वैल्यूज़ को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़, अभी स्पेसिंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर जो लेटरल बार यानी लेटरल टाइज डाली गई हैं, ठीक है, इनके स्पेसिंग के बारे में देख लेते हैं कि कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिंग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। स्पेसिंग नॉट मोर देन किससे, पहली चीज़ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सेकेंड चीज़ 16 5 वही है डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, टाई बार, डायमीटर ऑफ टाई बार, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ 300 mm। इनमें से
बताया गया है इनमें से जो मिनिमम वाली वैल्यूज होगी, मिनिमम वाली वैल्यूज उसको एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। यानी स्पेसिंग मिनिमम रखेंगे और जो डायमीटर बताया गया उसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हमको देखना है कि इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कॉलम का इफेक्टिव लेंथ किस चीज़ पर डिपेंड होता है, डिपेंड करता है, बताया था कि इनके इंड कंडीशन पर, ठीक है। इसमें इंड कंडीशन के कौन कौन से होंगे, फिक्स्ड होगा या तो उनकी कंडीशन इंड मतलब कंडीशंस जो होंगे उनके बारे में बता रहे हैं। कॉलम या तो दोनों साइड फिक्स होगा, ठीक है, या एक साइड फिक्स होगा एक साइड हिंज होगा, यानी कि इंड कंडीशन पर इफेक्टिव लेंथ को इफेक्टिव लेंथ जो होती है डिपेंड करती है किस चीज़ पर, इफेक्टिव लेंथ इंड कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो फर्स्टली देख लेते हैं एक्चुअल डेप्थ होता क्या है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ कॉलम की एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में क्या डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद में इनके इंड कंडीशंस को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या देखेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, फर्स्टली क्या देखेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। यानी जो वास्तविक लंबाई है कॉलम की, वास्तविक लंबाई क्या होती है, ठीक है। वास्तविक लंबाई, ठीक है। वास्तविक लंबाई क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। तो ये होता है जो दो सिरों के बीच की कॉलम के दोनों सिरों, यानी यहाँ और ये, ठीक है। ये कॉलम है। कॉलम क्या होता है, कंप्रेसिव मेंबर होता है, ठीक है। वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर होता है। तो क्या है, इन दोनों के बीच की, यानी कि एक इंडिये हो गया, ठीक है, एक इंडिये है और एक इंडिये है। तो अगर इसके बीच की, इसके टोटल लेंथ की लंबाई को, टोटल लेंथ इसकी मेजर करें, एल जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, वास्तविक लंबाई है, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम है ये, ठीक है। क्या होता है, कॉलम के दोनों सिरों, यानी ये और ये, एक सिरा ये है एक दूसरा सिरा ये, कॉलम के दोनों सिरों के बीच की कुल लंबाई, कॉलम के दोनों सिरों के बीच की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, एक्चुअल लेंथ कहते हैं, ठीक है। इट इज द देखो, इट इज द लेंथ बिटवीन बोथ इंड, ठीक है। कॉलम के सिरों यानी इंड, कॉलम के सिरों यानी इस सिरे की बात कर रहे हैं, इस सिरे की बात कर रहे हैं, के बीच की कुल ऊंचाई, ठीक है। क्या है ये, कुल ऊंचाई को एक्चुअल लेंथ या वास्तविक लंबाई कहते हैं, ठीक है। को एक्चुअल लेंथ कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं एल से, कैसे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है, कैपिटल एल से इसको डिफाइन करते हैं, कैपिटल एल से, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, एक्चुअल लेंथ के बारे में देख लिया, अब देख लेते हैं इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ मीन्स होता है जो प्रभावी लंबाई है, ठीक है, प्रभावी लंबाई, ठीक है। तो ये इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होता है, यह कॉलम की वो ऊंचाई होती है जिन पार्ट में लोड लगने पर डिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है। क्या चीज़, सेकंड दोबारा देखें, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, कॉलम की वो लंबाई जहाँ पर लोड लगने पर डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है। जहाँ पर जितने लंबाई में झुक सकता है, ठीक है, कुछ पोर्शन होता है जो कि डिफ्लेक्ट हो सकता है, उस लंबाई को क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। यानी कॉलम की वो लंबाई
जो लोड लगने पर, ठीक है, लोड लगने पर जो लोड लगने पर डिफ्लेक्ट हो सकता है या झुक सकता है, झुक सकता है, ठीक है, वो इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। कितनी लंबाई झुक सकती है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, ये डिपेंड करता है इसकी इंड कंडीशन पर कि कौन सी लंबाई या कौन से कॉलम में कितनी लंबाई डिफ्लेक्ट हो सकती है। ये कॉलम के इंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो फिक्स है, ठीक है, तो फिक्स दोनों कंडीशन अगर फिक्स हो गए तो इसके कुछ ही पार्ट डिफ्लेक्ट हो पाएंगे ना। जितनी फिक्स है तो यानी काफ़ी जगह पर क्या होगा, काफ़ी दूरी में ये इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोड लगेगा तो कुछ दूर, ये फिक्स है तो क्या कहते हैं काफ़ी दूर तक कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इतनी वाली लंबाई जो डिफ्लेक्ट हो सकती है इतनी या झुक सकती है, इसी लंबाई को क्या कहते हैं, एल इफेक्टिव, ठीक है, इसको कहते हैं एल इफेक्टिव। और ये टोटल लंबाई को क्या कहते हैं, एल, ये वास्तविक लंबाई हो गई, और जितनी डिफ्लेक्ट हो सकती है उसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ऑफ कॉलम। अब देख लेते हैं इनके चारों कंडीशंस को। चार कंडीशंस होते हैं इफेक्टिव लेंथ के, ज्ञात करने के चार कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली देख लेते हैं, जब लिखेंगे इंड कंडीशंस ऑफ कॉलम, इंड कंडीशंस, इंड कंडीशंस ऑफ कॉलम, ठीक है, यानी कॉलम के इंड कंडीशंस, यानी के सिरों की स्थिति के आधार पर इफेक्टिव लेंथ। तो फर्स्टली देखेंगे यहाँ पर पहला कंडीशन हो सकता है जब बोथ इंड फिक्स हो, यानी जो टॉप पार्ट है वहाँ फिक्स हो और ये बॉटम में भी, ठीक है। जब बोथ इंड क्या होंगे, फिक्स होंगे, तो लिखेंगे बोथ इंड। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या बताया, कंडीशन फर्स्ट में क्या बताया, कंडीशन फर्स्ट में बताया बोथ इंड यानी दोनों सिरे आर फिक्स्ड, जब दोनों सिरे क्या होंगे, फिक्स होंगे, बोथ इंड आर फिक्स्ड। डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई हमारा कॉलम है, ठीक है, दोनों सिरों को कर देते हैं फिक्स। क्या कर देते हैं, दोनों सिरों को कर दिए फिक्स, ये है कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ठीक है, कोड के आधार पर जो इसकी प्रभावी लंबाई होगी, यानी जो ये तो टोटल लेंथ है L, वास्तविक लेंथ है या एक्चुअल लेंथ है L, जो प्रभावी लंबाई होगी इसमें ये इतनी पार्ट डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इतनी लेंथ होगी जो L इफेक्टिव होगी यहाँ पर, जब बोथ इंड आर फिक्स्ड, जब दोनों सिरे क्या हैं, फिक्स हैं, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा 0.65L होगा, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू कोड, ठीक है, कोड के आधार पर यहाँ पर इंड कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं कोड के आधार पर, ठीक है। कितना है इफेक्टिव लेंथ, कितना होगा 0.65L। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, जब एक फिक्स होगा और दूसरा हिंज कर देते हैं, एक इंड को फिक्स कर देते हैं, कंडीशन सेकंड, वन इंड फिक्स कर देते हैं, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर वन इज हिंज्ड, या हिंज बोल दें या पिन बोल दें, हिंज्ड आर पिंड। जब एक सिरे को क्या करते हैं, रिजिड कर देते हैं, यानी फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, दूसरे सिरे को पिन कर देते हैं, ठीक है, तो फिर इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, देख लेते हैं यहाँ पर। ये पिन कर दिए, ठीक है, ये पिन कर दिए और एक सिरे को कर देते हैं फिक्स, एक सिरे को कर दिए पिन, ऊपर वाला पिंड है और ये नीचे वाला फिक्स्ड है,
तो इसकी टोटल लंबाई तो एल ही होगी, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई तो एल ही होगी, ठीक है। और इफेक्टिव लेंथ के बारे में देख लेते हैं कितनी इफेक्टिव लेंथ आएगी। जहाँ पर फिक्स है, ठीक है, वहाँ पर तो थोड़ा कम दूरी पर, यानी और ये पूरा क्या हो सकता है, इतने पूरे पोर्शन में आ सकता है डिफ्लेक्शन या झुक सकता है, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ कितना होगा इसमें, इफेक्टिव लेंथ होगा जब एक फिक्स होगा एक हिंज होगा तो एल इफेक्टिव इजकल टू 0.8L, ठीक है, 0.8L, ठीक है, ये हो गया 0.8L। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, जब एक फिक्स दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों को पिन कर देते हैं, ठीक है। अभी तक पहली कंडीशन में क्या किया था, दोनों को फिक्स कर दिया। सेकंड कंडीशन में क्या, एक फिक्स कर दिया एक हिंज कर दिया। थर्ड कंडीशन में देख लेते हैं, जब दोनों पार्ट को या दोनों इंड को, ठीक है, दोनों इंड को कर देते हैं हिंज्ड। कंडीशन थर्ड, बोथ इंड आर हिंज्ड, बोथ इंड आर हिंज्ड आर पिन्ड, इंड आर हिंज्ड, हिंज्ड आर पिन्ड। जब दोनों कंडीशंस को या दोनों सिरों को क्या करते हैं, पिन कर देते हैं या हिंज कर देते हैं, ठीक है। दोनों सिरों को कर दिए हैं यहाँ पर, यानी इतने पोर्शन में क्या आ सकता है, मीन्स इसमें देखो देख रहे हैं जहाँ तक कि ये टोटल लंबाई एल थी, ठीक है, लंबाई एल थी, उसके बाद में यहीं पिन कर दिया था ना, तो इफेक्टिव लेंथ का कितने में आ रहा है, टोटल लेंथ में आ रही है। यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू हो जाएगा एल। यहाँ पर जब दोनों पिंड रहेंगे या हिंज्ड रहेंगे तो पूरे लेंथ में क्या आ सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है या झुक सकता है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। पहला देख लिया जब दोनों फिक्स कंडीशन थे, इंड कंडीशंस थे, ठीक है, फिक्स रहते दोनों थे तो क्या होगा, 0.6L था। इंड एक फिक्स था एक हिंज था तो 0.8L था। यहाँ पर जब दोनों पिंड थे तो इफेक्टिव लेंथ L था, ठीक है। फोर्थ कंडीशन को देख लेते हैं, कंडीशन फोर्थ में, कंडीशन फोर्थ इसमें था, इसमें है वन फिक्स रहेगा, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, ठीक है। जब एक इंड फ्री रहेगा दूसरा फिक्स रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं। यानी कि जो बॉटम वाला है इसको फिक्स कर दिए हैं और टॉप वाला फ्री कर दिए, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, इसका इफेक्टिव लेंथ होगा मीन्स ये ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ होगा 2L, 2 टाइम्स L होगा, ठीक है। तो अभी हमने इंड कंडीशंस ऑफ कॉलम को देख लिया, ठीक है, चारों इंड कंडीशंस को देख लिया, इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ होता क्या है इसके बारे में देख लिया, ठीक है। और उसके बाद में कॉलम को देख लिया कि कॉलम में जो रीइंफोर्स्ड करते हैं, ठीक है, कॉलम में रीइंफोर्स्ड करते हैं जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए और डायमीटर कितना होना चाहिए और कितना मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना रीइंफोर्स्ड करना चाहिए, यानी कितने सरिया को प्रबलित करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि टाइप्स को भी देख लिया है कि कॉलम कितने प्रकार की होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिज़ाइन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन को, ठीक है, एक सर्कुलर टाइप वाला क्वेश्चन और एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।